बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। तेल वो कमोडिटी है जिसके बारे में एक बड़े सोशल और इकोनॉमिक साइंटिस्ट ने, जिसे बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला, उसने कहा कि दिस करंट बोनेंजा ऑफ द लास्ट 1.5 century इज़ अ मैरिज बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये जो हम बिजली बनाने के जो थर्मल हैं, वो भी ज़ाहिर हाइड्रोकार्बन है। ट्रांसपोर्ट ट्रैक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये सारा हाइड्रोकार्बन है। प्लास्टिक्स जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, कुर्सियाँ, मेज़, टेबल्स, स्क्रीन्स, एवरीथिंग, वो भी हाइड्रोकार्बन से निकले। सड़क जिस पे हम ट्रैवल करते हैं, ये जो इसके जो बिटुमेन है जिसे हम लुक कहते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन से निकलती है। मोबाइल ऑयल्स और जो फर्नेस ऑयल है और जिससे शिप चलता है खुद, वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये डिपेंडेंस जो है ये ऐसी है कि जिससे हम एम्प्लिकल डिपेंडेंस है इसके ऊपर। तो इसकी जो सप्लाई है और डिमांड है, इस ये प्राइसेस तय करती हैं। अगर बहुत महंगी हो जाए तो बेड़ा गर्क, बहुत सस्ती हो जाए तब भी, क्योंकि जो ऑयल अर्न करने वाली कंट्रीज़ हैं उनकी जब इनकम फॉल करती है तो स्पेंडिंग भी फॉल करती है, तो उससे भी रिसेशन आ जाता है। लेकिन ये अमन के ज़माने की बात है। जिस वक्त वॉर या कोई इस किस्म की वजह से ये डिसरप्ट होती हैं, तो फिर एक इमरजेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि मार्केट्स को और कंज्यूमर्स को और बाकी सबको, जिन्होंने पेमेंट्स करनी होती हैं और जिन्होंने बारो डेट ख़रीदने होते हैं मार्केट से जाके बड़ी बड़ी कंपनियों ने, और इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते थे। अब सारा जो चलता है हमें जो पता है, उनको टाइम ही नहीं मिलता ये ऑपरेशंस करने के लिए, पैसे कहीं पड़े होते हैं ख़रीदने, तो डिसरप्शन आ जाती है। इस वक्त लगता है कि अभी तो प्राइसेस तो कम से कम इन अ डिसेंट वे ही हैं, हालांकि 100 से ऊपर हैं। आज मैं सुबह देख रहा था 102 थी ब्रंट की प्राइसेस, जो कि 60 से क्लाइम करके अगर 65 से यहाँ तक आ गई हैं, तो ये 50-60% राइज तो ये ऑलरेडी है। और इतना इन बिल्ट तो किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी बिजनेस में नहीं होता कि आप इसको आगे चला सकें। तो इसका मतलब है कि बहुत सी जो यूनिकॉर्न्स हैं, $1 बिलियन कंपनीज, वो वायबल नहीं रहेंगी आगे। कुछ हमें नज़र आना शुरू होगा। थाईलैंड ने तो ऑलरेडी एक दो कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए बैंकरप्सी के लिए, पेपर फाइल करके वो काम शुरू हो गया करने के लिए। अब दो प्रिंसिपल एरियाज हैं जिसको हम देख रहे हैं, और ये है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ भी, जिसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से इंडियन ओशन या अरेबियन सी आगे आके मिलाता है, और दूसरी रेड सी, जो कि स्विस कैनाल पे जाके टर्मिनेट होता है और यूरोप तक फिर आगे उसमें से शिप गुजरते हैं और वो सारा कुछ। इसका मतलब है कि सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है वो भी, और जो वेस्टर्न है, इमीडिएट वेस्ट है, यूरोप है, वो भी, दोनों एनर्जी डेफिसिट है। और फिर साउथ में भी, ईस्ट में भी, चाइना वगैरह जो एनर्जी है, उनकी जो सप्लाई थी ऑयल की, वो इस वॉर के नीचे आ गई है करने के लिए। अब इसके दो सिनेरियोज हैं कि एक तो हॉरिजॉन्टल ब्लॉकेज होना शुरू हो जाए, जैसे कि बाबुल मंदब पे हुतीज़ हैं और उन्होंने भी कल फायर किए कुछ मिसाइल्स, और लगता ये है कि री लग रहे थे कल वो। तो ईरान अगर री है तो वो भी हो सकता है वॉर का थिएटर उधर भी हो। सऊदी अरब का जो इलाका है जहाँ से तेल निकलता है, वो गल्फ़ के साथ है, दुबई वगैरह इनसे आगे इस तरफ से तेल निकलता है सारा, बहरीन। और ये शिया पॉपुलेशन है ज़्यादातर। उनको पता था कि कभी न कभी गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने डेजर्ट में से पाइप गुजार के तो लेके गए हुए हैं रेड सी पे, और वहाँ से कोई तकरीबन 6-7 मिलियन बैरल वो पंप कर रहे हैं। मैक्सिमम जो पंप कर सकते हैं वो कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन अगर रेड सी इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ से भी काम रुक जाएगा। तो ये 20 और 30% ऑयल की सप्लाई जो है उसकी छोटी होने का इम्कान है। और मेजर प्रोडक्शन के एरियाज़ में, यूरोप में, एशिया के इन इलाकों में, और जहाँ पे ज़रूरत होती है उसके। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि वॉर कितना लंबा चलती है। ये तो हॉरिजॉन्टल है कि टाइम में कितनी देर तक सस्टेनेबिलिटी है, और किस वक्त जाके सिर्फ प्राइसेस महंगी नहीं होंगी, शॉर्टेजेस क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी,
क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व लोग मार्केट में फेंकते हैं वगैरह वगैरह, ये एक लंबी एक रिसर्च टॉपिक है। हमने इसको सम अप करने के लिए कि ऑडियंस इसको रिजल्ट्स को समझ सकें बजाय इसमें डूब के सीखने के, तो उसके लिए हमने एक एक्सपर्ट को अपने साथ दावत दी है ताकि वो रिजल्ट्स जो इसके होते हैं उसको सम अप करके ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा रिजवी, founder of Rizvi Insights and Market Strategist at Primary Vision, a US based energy consultancy firm. Usama, very warm welcome. थोड़ी थैंक यू सी सो मच। थोड़ी सी बात करें इस पे जो मैंने अभी बात की है, तो फिर इस पे बात करते हैं और फिर एंड पे थोड़ा सा पाकिस्तान पे भी आएंगे। देखिए, नंबर्स पे जाए बगैर अगर हम ओवरऑल सिचुएशन इस वक़्त देखें, तो एज़ ऑफ टुडे तो ये है कि इस वक़्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से दुनिया का 20% ऑयल, यहाँ के 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल गुज़रता था, वो इस वक़्त नहीं गुज़र रहा। दूसरा ये भी जो पॉइंट अक्सर लोग मिस करते हैं कि जो एनर्जी साइट्स हिट हुई हैं अक्रॉस द गल्फ, जो कि 49 या 50 हैं, उसकी वजह से काफ़ी जगहों पे फोर्स मेजोर्स यानी कि ऑपरेशंस रुक गए हैं उन फील्ड्स पे। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट एक तो हॉर्मूज़ से तेल भी नहीं गुज़र रहा, वो अगर हम अल्टरनेटिव्स डिस्कस करें उसके बावजूद 14 से 15 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो कि कम हो गया। दूसरा 10 से 11 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन भी कम हुई है, व्हिच इज़ मोर सीरियस दैन व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन हॉर्मूज़, क्योंकि हॉर्मूज़ तो चले 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद खुल जाए, तो वो तेल तो आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट द प्रोडक्शन जो 10 से 11 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो इस वक़्त खत्म हो गई है। फैसिलिटीज़ हिट हुई हैं और सिमिलरली एलएनजी के केस में ये 17 से 20% बनता है। तो ये एक जो एंगल है, स्ट्रक्चरल एंगल है, और ये जंग अगर आज भी खत्म हो जाती है, कल भी, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो तो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो एक की टेक अवे तो हमें ये मिलता है कि एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस वॉर, इस जंग के नतीजे में जो पहली चीज़ हम देखेंगे एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स, 1.5 से 2 साल, दैट इज़ गोइंग टू बी हायर एनर्जी प्राइसेज़ ओवरऑल। तमाम दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी एक जो हम की टेक अवे इस जंग से ले सकते हैं, वो ये है कि जो दुनिया के अंदर कोविड के बाद एकदम से इंटरेस्ट रेट स्पाइक किए थे। इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, शरह सूद बढ़ी थी, उसकी वजह से भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बढ़ गई थी। बिज़नेसेस कम एक्सपैंड किए, किसी ने पाकिस्तान में भी एक गाड़ी लीज़ करनी थी, हमें पता है कि 22% तक इंटरेस्ट रेट चला गया था, हिस्टोरिकल हाइज़ पे। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते वो कम हुए और इसकी जो बेस बनी वो यूएस का फेडरल रिज़र्व बैंक था। उधर भी इंटरेस्ट रेट 4.5%, 4.7 से नीचे आते-आते अब थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड था। इस जंग के बाद अब ये भी एक पूरी दुनिया में बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज आएगा जिसके बारे में कम बात होती है। वो ये है कि फिर हम एक उस दौर में दाखिल हो गए हैं जिसके अंदर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी फिर एग्रेसिव हो जाएगी। मतलब कि शरह सूद जो है वो दोबारा इंक्रीज़ करने लग जाएगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो मैंने पहला पॉइंट बताया, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लोग इंक्रीज़ करेंगे। उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा, और पाकिस्तान रुपये और जो डॉलर की इस वक़्त पैरिटी थी, जो बड़ी स्टेबल चल रही थी काफ़ी अरसे से, वो भी दोबारा इम्पैक्ट होगी। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है जी करने की, 2022 में जब दोबारा ये जब इससे पहले यूक्रेन रशिया स्ट्राइक की वज़ह से ऑयल ऊपर गया था, तो तब से अभी तक हम हमारी कोई जो डॉलर डीवैल्यू हुआ है, या पाकिस्तानी रुपी जो सॉरी डीवैल्यू हुआ है, वो 55 से 60% है। तो अगर अब दोबारा उस तरह का एनर्जी शॉक आया है, तो अगर 60% नहीं, तो हम कह सकते हैं 40 से 50% तो डीवैल्यू करेगा फिर दोबारा पाकिस्तानी रुपी। सो वी विल बी लुकिंग वन्स अगेन एट अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इसके साथ-साथ हमारे वही जो मसले पहले चले थे, जो एक पूरा सिनेरियो चलता है जिसमें इम्पोर्ट बिल की कवरेज नहीं है हमारे पास, रिजर्व्स कम हैं, आगे पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये भी याद रखना है हमने कि हमारा 45% जो बजट है वो डेट सर्विसिंग के अंदर चला जाता है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट की टेक अवेज़ हैं। तीसरा ये जो पाकिस्तान से डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता बट ग्लोबली बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो मिडल ईस्ट है और ख़ास तौर पे जो उसका एक उसमें कुछ ममालिक कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनका जो एक अपीरेंट एक आउटलुक था। और अगर आप आईएमएफ की हर साल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है, मैं हर साल देखता हूँ, वो पिछले 5-6 साल से देखें, तो ये वाहिद रीजन था जिसका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो एक प्रेडिक्शन होती थी, वो या स्टेबल होती थी, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये अब ये चीज़ भी चेंज होने जा रही है। पीपल विल बी रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल के ऊपर रिपैट्रिएशन ऑफ मनी, गल्फ की जो इन्वेस्टमेंट्स है यूएस के अंदर, उनको उनके ऊपर रीथिंक करना, ये सब कुछ अब हिस्सा बनेगा। आई थिंक गल्फ
एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हैज नाउ चेंज्ड टोटली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई क्रैश आ जाएगा या आप देखेंगे कि सारे लोग वहां से भाग जाएंगे। बल्कि अभी रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स ने आर्टिकल लिखा था कि जो इंडियन डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द गल्फ, वो अभी भी वही है और वो उसकी इकोनॉमी की बेसिस का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन डिस्पाइट दैट आप, मैं, हम सब अब 2-3 बार सोचेंगे कि अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी की या इन्वेस्टमेंट है तो मुझे गल्फ में करनी चाहिए, जहाँ एकदम से मिसाइल उड़ने लग जाते हैं और हो सकता है उस मिसाइल का कोई श्रापनल या ड्रोन मेरे घर पे भी गिर जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आई थिंक जो आगे चल एक के एक जस्ट मैं टेंजेंट पे एक छोटा सा सवाल करके फिर दोबारा टॉपिक को आगे निकालते हैं। छोटा सा सवाल भी, क्विक नहीं। तो जो पैसा यहाँ से कमा के दुबई में पार्क किया जाता है, उस पैसे के वापस लौटने के कुछ इम्कानात हैं? मैं लॉन्ड्रिंग का मैं मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर मैं रहा, समझ मैं रहा हूँ, पार्क मैं करने समझ की रहा हूँ। बात कर आई थिंक ऐसा नहीं होगा। देखें, जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना रिस्टोर जी, तब तक हम इस पैसे को अगर गल्फ में नहीं तो कहीं और जाकर ज़रूर देख सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा, नॉट ओनली इन दिस मनी थिंग बट आल्सो अगर आप टूरिज़्म के लिहाज से भी देखें, तो हम देखेंगे कि एक बार फिर से जो यूरोप का थोड़ा-सा इस वक़्त आया हुआ था ना डाउन थोड़ा-सा, अगर आप फिगर्स देखें रिसेंटली, मैं देखता रहता हूँ, स्पेन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंटी वो क्या कहते हैं टूरिज़्म और सब कुछ, ये दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा। बल्कि अभी रिसेंटली मुझे एग्ज़ैक्ट फिगर्स नहीं याद, स्पेन में ही, बार्सिलोना में भी देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग देयर एंड नंबर ऑफ पीपल बुकिंग फॉर देयर। तो ये लोगों ने बाहर जाना है, पैसे को भी बाहर भेजना है। वो पाकिस्तान वापस आता है कि नहीं, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, बट आई थिंक दिस विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू समवेयर एल्स, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट पाकिस्तान। तो बार्सिलोना में तो हमें पता ही है कि पाकिस्तानियों ने रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे कोई बता रहा था कि बाज़ स्ट्रीट्स ऐसी हैं, आप जाएं तो एवरी अदर हाउस इज़ ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। पोर्चुगल में भी जी, और पोर्चुगल में भी ऐसा ही है। पुर्तगाल और बार्सिलोना, इन दो जगह पे, स्पेन और उसमें तो, बल्कि अफ्रीका का भी जो इनके बिल्कुल अटलांटिक ओशन के सामने ट्यूनीसिया, मोरक्को शराको, वहाँ भी जी। करते हैं। तो खैर बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा पैसा हमारे पास नहीं, बाहर भागता रहता है। बैड। अच्छा ये बताएं कि प्राइसेस जो हैं ये तो ट्रिपल जेपर्डी हो गई ना, कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा, डेट की पेमेंट के लिए भी पैसे जो हैं, इनकम्स भी कम हो जाएंगी हमारी। तो हाँ जी। जो एक्सपोर्ट इनकम्स हैं उस पर कैसे असर पड़ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सबसे पहले मैं अभी मिला था कुछ टेक्सटाइल के लोगों से। मेरी पहली जॉब भी टेक्सटाइल में ही थी। तो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली 60 टू 65% हमारी एक्सपोर्ट्स को जो होता है वो वहाँ से आता है। व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग, किसी भी एक सेक्टर को इतना ज़्यादा कॉन्संट्रेटेड नहीं होना चाहिए। बहरहाल नहीं, एक सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उस नए सेक्टर आप लेके आए ताकि वो ड्रिंडल कर जाए, उसमें डिल्यूट करें, वो तो उनका तो कसूर नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं, कर नहीं, रहे मैं मतलब मेरा वही पॉइंट है कि खाली एक ही सेक्टर को नहीं बढ़ना चाहिए, हैं। हाँ, बाकी जाहिर सब है। सेक्टर्स को भी परफॉर्म करना चाहिए। अभी उनकी जो रीसेंट एक्सपोर्ट्स की आप फिगर देखें वो काफ़ी अच्छी हैं, बल्कि थोड़ी इंक्रीज़ भी हुई हैं। बट आगे जाके जो उनको, हमारी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो वही है आरसेट का, रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स, जो सब कहते रहते हैं। अभी जो हमने बात की है शुरू में, हमें एक चीज़ तो एस्टेब्लिश हो गई कि एनर्जी प्राइसेस हाई रहेंगे। तो अगर इन बिज़नेसेस की इनपुट कॉस्ट बढ़ी रहेगी और ऑन दी अदर हैंड जब हमने ये कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर लेवी लगा दी है, हम लोग अपने वो आईएमएफ के लिए 1.5-2 अरब डॉलर लेने के लिए, हम उनको नहीं यूज़ कर सकते। वी आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्टेड एलएनजी एंड इम्पोर्टेड एनर्जी रिसोर्सेज़। तो दे आर गोइंग टू फेस अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ वेयरइन, क्या कहते हैं, आप लोग देखेंगे कि प्लांट क्लोज़र नहीं, तो प्लांट 100% कैपेसिटी के बजाय 60% कैपेसिटी पे आ जाएगा। 3 शिफ्ट्स होती हैं, 3 शिफ्ट्स नहीं तो 2 शिफ्ट्स लगने लग जाएँगी। अच्छा, ये तो इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से, उसके 11 सेक्टर हैं या 12 सेक्टर हैं, सब सेक्टर्स, वो सब नीचे डबल डिजिट, कुछ सेक्टर्स में तो इवन डाउन, जो है डाउनवर्ड ट्रेंड था। अच्छा, इन सब फर्म्स में, इन सब मिल्स के अंदर काम हम आम इंसान कर रहे होते हैं, सब मजदूर कर रहे होते हैं। असल जो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आके उन लोगों के ऊपर दोबारा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर है वो भी बढ़ सकता है। ऑलरेडी कोई कितने मिलियन लोग जो हैं, कितने मिलियन फैमिलीज़ बल्कि पिछले 3 से 4 सालों में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ले ऑफ की जा चुकी हैं। 1600 से 1700 आई थिंक मिल्स बंद हो चुकी हैं। तो एंड दूसरा बात, इंटरनेशनली भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, उधर भी कंज्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
यूएस की अगर आप कंज्यूमर हेल्थ को देखें, आई बीन फॉलोइंग दैट फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू इयर्स, कंज्यूमर हेल्थ बड़ी वहाँ खराब है। यूरोप के अंदर भी खराब है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे, only 70% of the households cannot afford a surprise expense of only $1000। और जो क्रेडिट कार्ड की delinquencies रेट है वो इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे है। क्रेडिट कार्ड डेट भी इस वक्त $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। तो उधर से भी डिमांड का इम्पैक्ट आएगा, लिहाजा हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। इम्पैक्ट हो जाएंगी। यूएस ने भी, उनके भी मसाइल हमारे वाले ही है ना। उनका भी मेन जो बल्क इनकम है वो डेट पेमेंट पे नहीं, डेट सर्विसिंग पे चली जाती है। और वो इंटरेस्ट रेट ऊपर हमारी तरह ही करके वो भी अपने स्टेट बैंक जो फेडरल रिजर्व है उससे कर्जा लेते हैं। और स्टेट बैंक उनका जो है वो डेट बाहर बेचता है, और जिसे दुश्मन कहते हैं वो चीन आके डेट खरीद लेता है। उनका भी मसाइल वो, और यही तो नुकसान है हमारा कि आईएमएफ के लोग उसी मॉडल को देख के आए होते हैं, तो वही जो फेलियर है उसे यहाँ रेप्लिकेट कर देते हैं आके। तो खैर बहरहाल ये एक अलग बहस है, टॉपिक है। लेकिन आप ये बताएं कि प्राइसेस को आप क्या समझते हैं अब आगे करने के लिए, क्योंकि अगर 30% निकल जाता है तो 1 वीक अगर ये इसी तरह चलता है, एस्केलेट नहीं करता, इसी तरह चलता है और रेड सी भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो प्राइसेस को आप किधर देख रहे हैं? देखिए ये तो अभी अगर रेड सी इन्वॉल्व हो जाता है, कंबाइंड जो इम्पैक्ट आएगा 22 से 25% ऑयल एंड गैस सप्लाई हो जाएगा, 30 से 35% टोटल ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक इम्पैक्ट हो जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम मैप पे सिर्फ इन इन चोक पॉइंट्स को देख रहे हैं। ये दोनों चोक पॉइंट्स या खास तौर पे जो बाब अल मंदब है, इट लीड्स टुवर्ड्स इंडियन ओशन, राइट? इंडियन ओशन इज द मैरीटाइम हाईवे ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। हाँ दुनिया जाहिर का है। 40-50% तेल और कितने 60-70% मर्चेंडाइज, हर चीज वहां से गुजरती है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी सप्लाई चेन के ऊपर आगे तक जा रहा है, इस चोक पॉइंट से आगे भी निकल रहा है। पहली चीज ये। आगे किधर? जी, स्विस कैनाल की तरफ, यूरोप की तरफ आप कह रहे हैं या दूसरी तरफ? दोनों तरफ ट्रैफिक दोनों बोथ तरफ। वे जाती है, लेकिन इंडियन ओशन में अगर एक्सेस ही मुश्किल हो जाएगी। आप फर्टिलाइजर की एग्जांपल लें, मैं शुरू में चौथा ट्रेंड भी बताना चाहिए था कि वन ऑफ द बिगेस्ट इफेक्टिव्स ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग ऑन इज फूड प्राइसेस। गल्फ के अंदर ही 40 टू 45% कंसंट्रेशन है ये फर्टिलाइजर, यूरिया, इन सब चीजों की। तो वो बाहर निकल के अगर नहीं आ रहा, और अगर आ भी रहा है तो हायर प्राइसेस पे आ रहा है, तो फूड प्राइसेस इंक्रीज भी देखेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये जो कॉस्ट बढ़ेगी, ये अब ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के बजाय अब ये थोड़ी स्ट्रक्चरल हो गई है। कल ईरान ने एक नया बिल पास करने की कोशिश किया, हॉर्मूज बिल, हॉर्मूज लॉ, जिसके तहत अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाली शिप से ट्रांजिट फी लिया करेंगे। अगर ट्रांजिट फी ऐड हो रही है, और वॉर इंश्योरेंस की मद में आई वाज स्पीकिंग विद समवन, उनकी 8-9 वेसल्स हैं। पहले वो कहते हैं हमारी इंश्योरेंस होती थी 8-9 वेसल्स की $2 लाख फॉर इंस्टेंस पूरे साल की। अब उनकी 8-9 वेसल्स की 1 महीने की इंश्योरेंस $1.5 हो नहीं, गई। ये तो वॉर के दौरान है ना। अगर वॉर ख़त्म हो जाए तो बेशक वो जो थोड़ा बहुत फ़ी लेंगे वो तो कोई लाखों में थोड़ा होगी वो फ़ी, वो तो कम होगी। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि जितना उनको नुकसान हो चुका है, जितना उनका वो भी अभी ये बढ़ चुका है, दे वुड बी चार्जिंग हेफ्टी अमाउंट्स एट लीस्ट फॉर द स्टार्ट। सेकंडली, जो एनर्जी साइट्स बंद हुई हैं, प्राइसेस का सप्लाई कम हुई हुई है, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कंबाइन इनटू अ लॉन्ग हायर फॉर लॉन्गर एनर्जी प्राइस रेजिम। अगर ये ऐसा रहता है तो पाकिस्तान या तमाम मुल्कों के पास जो कि ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। वी विल सी अ लॉट ऑफ रेशनिंग, जो एक होता है ना आपकी, काफ़ी लोग जो लेविश लाइफ़स्टाइल था या इस तरह की आप स्पेंडिंग कर सकते थे, वी विल सी अ ह्यूज डाउनफॉल इन दैट। वी विल रिवर्ट बैक टू बेसिक्स। ईवीज़ को थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा, हाइब्रिड गाड़ियों को थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा। बट इसका इलाज जो है, इसका जो सॉल्यूशन है, वो इंडिजिनस हमारे पास नहीं है। एक ही है जो मैं हमेशा से हर प्लेटफ़ॉर्म पे कहता हूँ और लोग डिसएग्री करते हैं, पाकिस्तान नीड्स टू हैव इट्स ओन इंडिजिनस ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज़। मैं एनर्जी ट्रांज़िशन का बंदा हूँ, मेरा थीसिस उस पे था, मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ, बट इस पे किसी दिन बात करेंगे। बट हमारा जब तक बेस हायर ऑयल प्रोडक्शन और हायर गैस प्रोडक्शन नहीं होगी, तब तक हम लोग इस तरह के जो शॉक्स हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। कहा यह जाता है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हम फिर आगे लेते हैं, कहते हैं कई जगह से, करक से, वो जो मुकादराबाद 2 है वहाँ से, कई जगह ऑयल एंड गैस इतना है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अंडर प्रेशर हमें करने नहीं दिया जाता। मैं पता नहीं जी, कॉन्स्पिरेसी जो डाटा बताता है, और ये रिसेंटली भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया था, जब ये ट्रम्प ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस रिज़र्व्स डेवलप करना चाहता हूँ। 3 तरह के रिज़र्व्स होते हैं, 1P, 2P, 3P, प्रूवन, पॉसिबल, प्रोबेबल रिज़र्व्स।
एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में लेट्स से 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट शेल गैस है, ठीक है? अब मैं जानने की ज़रूरत ये है कि क्या ये जो 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, ये आज की प्राइस, आज की टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ये वायबल है इसको एक्सट्रैक्ट करना? तो जब आप इन सवालों का जवाब देते हैं, तो आपके पास उसका बड़ा कम चंक बच जाता है। अगर हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक कुछ बिलियन बैरल्स है ना जी, रिज़र्व्स, तो इस वक़्त जो रिकवरेबल है, वो 335 मिलियन बैरल्स है। बहुत ह्यूज डिफरेंस आता है बीच में। 335 मिलियन बैरल अगले 3 से 4 साल में एट द करंट रेट ऑफ कंजम्पशन 5 लाख, साढ़े 5 लाख बैरल्स पर डे पाकिस्तान विल बी एग्जॉस्टेड। तो ये इसके ऊपर आई थिंक मैंने कभी मीडिया पे, मैंने कभी अखबारात में एनर्जी इमरजेंसी मैं कहता हूँ, देयर शुड बी एन एनर्जी इमरजेंसी इन पाकिस्तान, जिसमें हमारी सारी एफर्ट, सारा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी, किसी बिजनेस की 1/3 से ज्यादा कॉस्ट एनर्जी होती है, हम लोगों का 25 से 30% रिपोर्ट बिल एनर्जी का होता है। सो व्हाई ऑन अर्थ हम लोग इसके ऊपर बात या काम नहीं करते, इसके ऊपर और स्टडीज हो, एक्सप्लोरेशन हो, पता लगे है या नहीं है, कितना है। ग्लोबली जी। जो थिंकिंग है बिजनेस प्लानिंग और जो थिंकिंग है ग्लोबली और पाकिस्तान में भी, डू यू थिंक कि वो जो एक बड़ा मशहूर हम सुनते थे कि स्टोन एज डिड नॉट एंडेड बिकॉज देयर वर स्कैर्सिटी ऑफ स्टोन्स, हाँ जी। बट वी ह्यूमन डेवलपमेंट सरपास दैट, इसी तरह लोग कहते हैं कि फॉसल फ्यूल का एरा जो है दैट इज आल्सो इट हैज गॉन। नहीं जी, ये तो बड़ी एक, बल्कि मेरे को उस बुक वगैरह पढ़ी होती, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये किताब है, जो भी आपका सुने, ये रीसेंट किताब है, ये मोर, मोर एंड मोर, ठीक है? अच्छा। ये जो किताबें हैं, ये हमें रियलिटी चेक देती हैं। फॉसिल फ्यूल का एरा अगले अनफॉर्चुनेटली या जो भी आप कह लें, अगले 80-90 इयर्स कहीं भी नहीं जा रहा। हम नहीं वो ईवीज़ की बात, साथ ईवीज या जो वो मिक्स मैं नहीं आपको होता, बताता हूँ, ईवीज़ की हम बात करते हैं, आपको ये पता है कि सिर्फ ईवीज नहीं बट रिन्यूएबल सारे की मैं बात कर मैं रहा आपको सारा बताता हूँ। ईवीज़ की स्टैट्स ग्लोबली, ईवीज़ जो हैं अभी भी 1 टू 3% हैं ऑफ द टोटल कार फ्लीट, राइट? ओनली 1 टू 3%। रिन्यूएबल्स की बात करें, हर साल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एक अपना स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है जी? वो उसके अंदर हर साल आपको पता लगता है कि दुनिया की प्राइमरी एनर्जी सप्लाई कहाँ से आती है। एज ऑफ टुडे, जब 30 कॉप्स हो चुकी हैं और क्या-क्या लेजिस्लेशन, क्या-क्या कुछ नहीं हुआ, 86% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई स्टिल कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। 86%, राइट? तो ये जो स्टैट्स होते हैं, इस किताब में बताया गया है। अभी वी यूज मोर वुड, 3 टाइम्स मोर वुड देन वी यूज्ड टू यूज 100 इयर्स अगो। ये इस किताब में बताया गया। तो वो ये जो होता है ना एज ऑफ, इसमें एग्जैक्टली बात ही की गई है, जो एज ऑफ ऑयल, एज ऑफ कोल, एज, ये मफरूजा, ये प्रेडिकेट ही गलत है। कभी भी हमने एजेस में नहीं रहा, ये एडिशंस एक दूसरे के ऊपर ऐड होती हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं होती। जब कोल आया, कोल माइंस को, जब कोल माइंस में काम करना था, तो उसके लिए लकड़ियों के लॉग लगाते थे, उनको मेंटेन करने के लिए। तो कोल को यूज़ करने के लिए लकड़ियों का यूज़ बढ़ गया, ठीक है? ऑयल के लिए, ऑयल को ड्रिल वगैरह करने के लिए जो मशीन्स यूज़ होती थी, वो कोल बेस्ड एनर्जी यूज़ करती थी। ऑयल को निकालने के लिए कोल का यूज़ बढ़ गया। तो ये पूरी जो दुनिया की एनर्जी है, अगर आपकी स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री देखें, ओपिनियंस और जज़्बात को साइड पे रख के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। What do you think realistically? I mean, on a median, not a long term, not a short term, not that extreme, not this low extreme, but everything on the median. What do you think from a month or sometime down the line, I'll be getting per liter at the gas station? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक अगर आप बात करें नॉर्मल जो हमारा ऑयल है, पेट्रोल सुपर जिसे बोलते हैं हम, 400, 450, और हाई ऑक्टेन की प्राइसेस 550, 500, इससे नीचे इन द मीडियम इन द कमन मंथ्स नहीं समझ आ रहा। 450. 450। 450 पे तो कम्यूट करना ऑन कार, बहुत से लोग जिन्होंने कारें लीज करके ली हुई हैं और दे आर सैलरीड पीपल, उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं तो मतलब, क्योंकि अभी जो बातें चल रही हैं, वो इस वक़्त दोबारा ग्राउंड ऑफेंसिव की बात चल रही है। कल रात से ये बात आ रही है। और अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, क्योंकि ट्रंप का जो इस वक़्त माइंडसेट है, वो इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की बात आ गई है ना उसकी, और उसकी बेइज़्ज़ती बहुत इज्जत ज़्यादा हो बेइज्जती रही क्या, है। पॉलिटिकल छुट्टी हो जाएगी।
अगर वॉर में हो जाता है कि यू हैव लॉस्ट अ वॉर, छुट्टी क्या, मिड टर्म इलेक्शन को छोड़े, हो सकते हैं इम्पीच हो जाए। आप ये तो ऑलरेडी देखें वो जो कंजर्वेटिव का होता है उसमें उन्होंने जेडी वैंस को आगे वो किया हुआ है, मार्को रूबियो वगैरह के। जी, हो सकता है कहीं ये थिंकिंग हो कि कैबिनेट इसको हटा के उसको प्रेसिडेंट बनाएगी। बिल्कुल ऐसा देखें 2 चीज़ें ना एक एक बॉडी बैग्स इलेक्शन ईयर में बॉडी बैग्स और दूसरा हायर गैस प्राइसेस। $1 ऑलरेडी गैस प्राइस बढ़ चुकी है यूएस में, बॉडी बैग्स मुराद है कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, तो बॉडी बैग्स वापस आएँगे। ये दोनों चीज़ें हिस्टोरिकली यूएस के प्रेसिडेंट्स को पता है नहीं करनी। बट ये जो गलती बिल्कुल ब्लैटेंट मिस्टेक ये कर रहा है, इसके रिपरकशंस तो आएँगे। एंड आई थिंक ही मे बी गोइंग टुवर्ड्स अ ग्राउंड ऑफेंसिव एंड वी आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग स्ट्रेच्ड वॉर। 1 से 2 महीने मज़ीद और क्योंकि इस बार ईरान काफ़ी सीरियस है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि चाइना के पास इस बार 1.5 अरब बैरल्स की इन्वेंटरी है, मैं बार-बार बताता हूँ। तो अभी 3 से 4 महीने चाइना सही है, जिसमें से 1 महीना गुज़र गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग चाइना टू इंटरवीन डिप्लोमैटिकली बिहाइंड द डोर्स आफ्टर 2 मंथ्स। तो मेबी तब हालात चेंज हो जाए, बट तब तक इट मे गेट अगली बिफोर इट गेट्स बेटर, अनफॉर्चुनेटली। रोलेट हो रहा है ना, रशियन रोलेट ही है चाइना की। उन्होंने ऑयल बंद कर दी है, खुद सप्लाई की हुई है, महंगा करते जा रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट लेट्स कोई सी। है नहीं जी। रशिया ने जो बैन किया ना, वो लोग जो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। वो गैसोलीन बैन किया। रशिया गैसोलीन का इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। 1,20,000 बैरल पर डे वो उसको एक्सपोर्ट करता है और वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थोड़ी बहुत इम्पैक्ट होंगी। वो उन्होंने ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव स्टांस लिया है अपने लिए, क्योंकि उनकी कुछ ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हिट की गई थी यूक्रेन यूक्रेन से की की। तरफ से। तो उन्होंने एश्योर किए कि उनके लिए गाड़ियों में डलने के लिए गैसोलीन रहे उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक्चुअली हम वी आर टचिंग द हार्ट ऑफ दिस ब्रिटेन वुड अरेंजमेंट, जो कि एक सौ वो कई दफ़ा लगता है कि वो अनरेवल ही ना हो जाए। और वो बड़ा एक्सटेंसिव है, तो इस पे और प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन ये निकली कि हालात टफ हैं। और सबसे टफ सबसे गरीब आदमी के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास है उसके बाद थोड़े से बेहतर, बहुत बहुत टफ है उसके लिए भी। और जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी बहुत टफ है, क्योंकि वो तो पहले ही बड़ा सोच समझ के गुजारा कर रहा होता है। और उसके लिए जो बिल्कुल मिडिल क्लास है, उससे स्लिप होके लोअर क्लास के, तो ये पॉवर्टी की फिगर्स भी चेंज करेगा, हमारे लाइफस्टाइल को भी इफ़ेक्ट करेगा। और तकलीफ़ें जो हैं, और ये अगर ये कमोडिटी की शॉर्टेजेस भी, फर्टिलाइज़र और वो होती है, तो इन्फ्लेशन भी होती है उसके नतीजे में। उसको कर्ब करने के लिए, जैसे हमने बात की, अगर इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ जाता है तो स्टेट बैंक को जो इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट को कर्जा जो है वो महंगा हो जाएगा जो लिया हुआ है देने के लिए, फिजिकल साइड पे। तो ये सारा सिर्फ फिजिकल नहीं, एक मॉनेटरी साइड नहीं, इकोनॉमिक और सोशल जो फ्रेमवर्क है उसको रीडिफाइन करने जा रही है ये वॉर। और लेट्स सी कि इसके ऊपर बहुत अच्छा है कि अगर इसके ऊपर बजाय पॉलिटिकल गेन करने के, सारे स्टेक होल्डर्स, रिसर्च थिंक टैंक्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो भी इसके ऊपर रिसर्च करके जो मोस्ट वल्नरेबल तबका है उसको बचाने की कोशिश करें, सिर्फ हैंड आउट्स दे के या राशनिंग नहीं, अदरवाइज भी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। उसामा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड इट वाज प्लेजर। दोबारा भी बात करेंगे आपसे। इट वाज़ अ प्लेजर इंडीड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।